आज हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, जिसको हम एससीओ भी कहते हैं। एससीओ आपने देखा होगा, बार बार न्यूज़ में रहता है। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे एशिया में आता है, या फिर मैं ये कहूँ कि यूरेशिया में आता है। इसके अंदर रशिया आता है और साथ ही साथ एशिया के कुछ देश आते हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। ये कुछ देश इसके अंदर आते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया में आता है या फिर यूरेशिया में आता है, जिसको हम कहते हैं। जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, इसका हम इस लेक्चर के अंदर इवोल्यूशन देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और उसी के साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत कंपोजिशन देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हम इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मैं एससीओ की बात करूं, एससीओ इज एन इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स कंट्रीज टुगेदर इन यूरेशिया टू वर्क ऑन कॉमन गोल्स लाइक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तो जो यूरेशिया के अंदर कंट्रीज आती हैं, वह उन कंट्रीज के द्वारा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसको हम एससीओ कहते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉमन गोल्स के ऊपर या फिर शेयर्ड पर्पस के ऊपर काम करता है। जो भी इन सब कंट्रीज के कॉमन गोल्स हैं, इनका जो कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे सिक्योरिटी को यहाँ पे मेंटेन करना है, किस तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है, इकोनॉमिक टाइज को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को किस तरीके से बिल्ड करना है, और उसी के साथ साथ कल्चरल कॉपरेशन को किस तरीके से बिल्ड करना है, उसके लिए काम करता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। It aims to solve shared problems and create harmony in the region। तो जितनी भी शेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि सारे देशों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने का ये काम करता है। और पूरे के पूरे रीजन में, ये जो यूरेशिया का रीजन है, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने का काम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। मैं इसके एवोल्यूशन की जब बात करता हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इवॉल्व होकर आया, कब बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बना, कहां से इवॉल्व होकर आया, तो वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे आती है द बिगिनिंग। शुरुआत होती है शंघाई 5 से, जो कि 1996 में बनाया गया। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है 1996 से। 1996 में एक शंघाई 5 बनाया जाता है। शंघाई 5 जो था, ये 5 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। तो 1996 में 5 कंट्रीज के द्वारा, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर एक शंघाई 5 बनाया, जिसको हम शंघाई 5 कहते हैं। इसके अंदर 5 कंट्रीज आती थी, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान। ये 1996 में हुआ। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि ये कंट्रीज जो हैं, ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर पाएं और जो इनकी मिलिट्री टेंशंस हैं उनको रिजॉल्व कर पाएं। तो इन कंट्रीज के बीच में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, कई सारी मिलिट्री टेंशंस थी, सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे। उनको सॉल्व करने के लिए, कॉपरेशन को बिल्ड करने के लिए और एक दूसरे के साथ जो है वो म्यूचुअली कॉपरेट करके, ताकि ये कंट्रीज जो है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाएं, जो बॉर्डर के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो टेंशन चल रही है इन कंट्रीज के बीच में, उनको रिजॉल्व किया जाए। इसलिए शंघाई 5 को बनाया गया था। अब क्या होता है? अब शुरुआत होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो बर्थ ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001। अब क्या होता है 2001 में? क्या होता है, इससे पहले शंघाई 5 के नाम से हमारे पास एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता था या मिलिट्री टेंशंस को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ? 2001 में क्या हुआ? उज्बेकिस्तान ने इस शंघाई 5 को ज्वाइन कर लिया। उज्बेकिस्तान ने क्या किया? ज्वाइन दिस ग्रुप, मतलब शंघाई 5 को ज्वाइन कर लिया। 5 कंट्रीज पहले थी, तो शेमी कंट्री, 6 कंट्री जो है वो उज्बेकिस्तान यहां पे आ गई और इसने जो है वो शंघाई 5 के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ? 2001 में जैसे ही उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, तो ऑफिशियली शंघाई 5 का नाम क्या रखा गया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। तो एससीओ की शुरुआत इस तरीके से होती है। ये कहां पे बनाया गया? शंघाई में बनाया गया, जो कि चाइना में है। तो बेसिकली क्या होता है, शंघाई 5 के अंदर एक और कंट्री ज्वाइन करती है, जिसको हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, और उसके बाद शंघाई 5 का नाम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। अब इसके अंदर 6 कंट्रीज थी, क्योंकि उज्बेकिस्तान ने भी 2001 में इसको ज्वाइन कर दिया था। तो ऑफिशियली 2001 में जो है वो एससीओ बना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? शंघाई 5 से हुई थी। बनाया कहां पे गया? तो शंघाई में बनाया गया, जो कि चाइना में एक जगह है जिसका नाम शंघाई है। अब पहले सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात यहां पे की जाती थी, मिलिट्री टेंशंस को रिजॉल्व करने की बात की जाती थी शंघाई 5 के अंदर। अब इसका फोकस जो था वो एक्सपेंड हो गया। अब यहां पे टेररिज्म को किस तरीके से फाइट करना है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाने लगा, राइट, कि पूरे के पूरे रीजन में टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है सभी कंट्रीज को मिलकर, और इंप्रूविंग इकोनॉमिक टाइज, और सभी कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को कैसे बिल्ड करना है, इकोनॉमिक टाइज को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, उस चीज के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा। कल्चरल कॉपरेशन के ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप था वो एक्सपेंड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? एक्सपेंशन होती है। तो थर्ड मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूं, जैसे इंडिया ने, पाकिस्तान ने, उसके बाद ईरान ने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। सो थर्ड इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन
ऑफ एससीओ। जब मैं एक्सपेंशन ऑफ एससीओ की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या हुआ, देखो 2017 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइंड एससीओ। तो पाकिस्तान और इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया एससीओ को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। इससे क्या हुआ, इसका स्कोप लार्ज हो गया, इसमें डाइवर्स स्कोप हो गया, इसका मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन हुई, बाकी कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया, जैसे पाकिस्तान और इंडिया भी इसको 2017 में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 2023 में क्या होता है, अभी रिसेंटली पिछले साल ईरान भी इसको ज्वाइन करता है। सो ईरान आल्सो ज्वाइंड एससीओ। सो बेसिकली अब ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया 2023 के अंदर। तो अभी टोटल इसके अंदर 9 मेंबर्स आते हैं, कितने, 9 मेंबर्स इसके अंदर आते हैं, 9 परमानेंट मेंबर्स इसके आते हैं। सो टोटल अभी इसके अंदर 9 मेंबर्स हैं, जैसे कि 2017 में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, और उसी के साथ साथ 2023 में जो है वो ईरान ने भी इसको ज्वाइन किया, तो ईरान भी इसका फुल मेंबर बन गया। तो इसके अंदर अभी 9 फुल मेंबर्स आते हैं, राइट, 9 फुल मेंबर्स आते हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर 4 कौन से मेंबर्स आते हैं, ऑब्जर्वर मेंबर्स आते हैं, ऑब्जर्वर मेंबर्स। ऑब्जर्वर मेंबर्स का क्या मतलब होता है, जो कि ऑब्जर्व करते हैं बाहर से। सो आपको फुल मेंबर बनने के लिए ना पहले आपको ऑब्जर्वर मेंबर की तरह रहना पड़ता है। जैसे ईरान पहले जो है ना 2023 से पहले ऑब्जर्वर मेंबर का हिस्सा हुआ करता था, ईरान ऑब्जर्वर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फिर 2023 में ईरान को फुल मेंबरशिप मिल गई। सो बेसिकली अभी इस टाइम पे इसके अंदर 9 फुल मेंबर्स हैं, 4 इसके अंदर ऑब्जर्वर्स आते हैं, और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो 6 डायलॉग पार्टनर्स भी इसके अंदर आते हैं। तो 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसकी डायलॉग पार्टनर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन है, या फिर ये सब मेंबर्स आते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें 9 फुल मेंबर्स आते हैं, 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स आते हैं, और उसी के साथ साथ 6 डायलॉग पार्टनर्स इसके अंदर आते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑब्जर्वर मेंबर्स की बात करूं तो इसके अंदर अफगानिस्तान आता है, जैसे कि बेलारूस आता है, जैसे कि मंगोलिया आता है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स आते हैं। तो आइए अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या गोल्स हैं इसके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन के ऊपर काम करता है। सो रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस एंड अवॉइड इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देश आते हैं उनकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट की जाती है, एक दूसरे देश के इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट की जाती है, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि चाइना किसी देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस कर रहा है, या फिर चाइना किसी की इंडिपेंडेंस को थ्रेटन कर रहा है। सो बेसिकली हर एक देश की इंडिपेंडेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है, और जो इंटरनल मैटर्स हैं हर एक देश के वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है टुगेदर रिजॉल्व रीजनल प्रॉब्लम्स। तो जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलके रिजॉल्व यहाँ पे किया जाता है। जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं एशिया के अंदर या यूरेशिया के अंदर, उनको ये देश मिलके सॉल्व करते हैं ताकि रीजनल स्टेबिलिटी आ सके, ताकि रीजन के अंदर पीस आ सके। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है फाइटिंग टेररिज्म एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो टेररिज्म के खिलाफ ये सारे देश आपस में मिलकर लड़ते हैं, सारे देश आपस में मिलजुल कर टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। इसका मेजर फोकस क्या रहता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फोकस रहता है 3 इविल्स के ऊपर, मतलब 3 इविल्स जो हैं, जैसे कि सेपरेटिज्म, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इनको काउंटर करने के लिए, इनके खिलाफ लड़ने के लिए इसका मेजर फोकस रहता है एससीओ का। तो जैसे सेपरेटिज्म है, सेपरेटिज्म क्या होता है कि ऐसी मूवमेंट्स जिसमें आप एक देश को तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट लोग हैं, या फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुई हैं यहाँ पे, ताकि कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ा जाए। तो सेपरेटिज्म के खिलाफ लड़ने का काम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का काम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ने का काम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। एक्सट्रीमिज्म हो गया, कट्टरपंथी हो गई, जैसे नक्सलाइट है, नक्सलिज्म होता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ और कई सारी सेसिशनिस्ट मूवमेंट जो कि एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा चलाई जाती हैं, उसके खिलाफ लड़ने का काम कौन करता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी होता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंकरेजेस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें ट्रेड को इंकरेज किया जाता है, एक कंट्री, मतलब इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है फ्रीली हो सके, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई बैरियर्स ना हो ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट हो सके, एक देश दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप किया जाए, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे बूस्ट किया जाए। मतलब इन सब चीजों को करके इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके उस देश की, उस चीज के ऊपर यहाँ पे
फोकस किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है कल्चरल कोऑपरेशन। तो कल्चर को एक्सचेंज करने का यहाँ पे काम किया जाता है, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करने का यहाँ पे काम किया जाता है, कल्चरल वैल्यूज का प्रोलिफरेशन हो सके, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाए और इस तरीके से ओवरऑल रीजन के सभी देशों के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, उसका यहाँ पे काम किया जाता है। एक दूसरे रीजन को म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पे किया जाता है, एक दूसरे कल्चर को, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। तो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। सो सपोर्ट्स एनर्जी शेयरिंग अग्रीमेंट्स एज सम कंट्रीज लाइक रशिया एंड ईरान आर एनर्जी रिच। तो यहाँ पे एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी शेयरिंग अग्रीमेंट्स को सपोर्ट किया जाता है। और खास करके हम देखते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे रशिया और ईरान आते हैं, तो रशिया और ईरान जो है ना वो एनर्जी में रिच है, जैसे कि वहां पे ऑयल और गैस में रशिया और ईरान जैसे देश जो है रिच हैं, तो बाकी कंट्रीज जो है उनको हेल्प हो जाती है। वो कंट्रीज जो है वो रशिया और ईरान से जो है वो एनर्जी को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी जो है वो ले सकते हैं, राइट। तो उसका यहाँ पे फायदा हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है, वर्क टुगेदर टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इकट्ठा मिलकर काम किया जाता है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे के सारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9 देश 99 कंट्रीज एक साथ मिलकर जो है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का काम करती हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ। तो एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई एससीओ इज इंपॉर्टेंट, क्यों है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इसके अंदर आता है इट कवर्स अ वास्ट रीजन। तो जो एससीओ है ना इसके अंदर काफी बड़ा रीजन कवर होता है। ये कहा जाता है कि एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 60% जो है वो यूरेशिया का एरिया जो है उसको कवर किया जाता है। तो एशिया और रशिया को मिला के मतलब यूरेशिया का 60% एरिया इसके अंदर कवर किया जाता है और उसी के साथ साथ होम टू ओवर 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो 40% पूरी की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है ना, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं उसके अंदर ही आ जाती है। सो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो एक तो हमने पढ़ लिया कि यहां पे ये वास्ट एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्या करता है, प्रमोट्स रीजनल स्टेबिलिटी। तो ये रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। जितने भी रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कंट्रीज के बीच में, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सो रिजॉल्व रीजनल डिस्प्यूट्स, और इससे क्या आता है, इससे रीजनल स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, बैलेंस ग्लोबल पावर। तो तीसरा इसके अंदर क्या किया जाता है, बैलेंस ग्लोबल पावर। तो ये ग्लोबल पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि बड़े बड़े जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का, जैसे नेटो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो जिसको हम कहते हैं, उसको ये काउंटर करने का काम करता है या फिर उसके लिए एज ए अल्टरनेटिव जो है वो एज ए अल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आता है। और उसी के साथ साथ जो वेस्टर्न डोमिनेंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे यूएसए का डोमिनेंस है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उसको भी चैलेंज करने का काम जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो रशिया और चाइना जैसे देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके वेस्टर्न डोमिनेंस जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे अमेरिका का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने का काम करते हैं। फोर्थ इसके अंदर आता है इनकरेज डायलॉग अमंग कंट्रीज। तो ये डायलॉग को इनकरेज करता है कंट्रीज के बीच में। हालांकि इवन की जो कंट्रीज जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जो कि जिनके बीच में काफी डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इन कंट्रीज को भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने का काम करता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये कंट्रीज भी आपस में बातचीत कर सके और अपने जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको दूर कर सकें। तो इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को जो मतलब कि एक दूसरे की राइवल हैं, उनको भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने का काम करता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज हाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रेलिवेंट। तो आइए अभी डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ एससीओ, मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन क्या है, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स क्या है। जब मैं कंपोजिशन ऑफ एससीओ की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC जिसको हम कहते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल जो है वो सबसे टॉप पे आता है इसके अंदर। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद इन एससीओ। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह काम करता है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसको हम HSC कहते हैं। ये एक साल में एक बार मिलता है। उसी के साथ साथ गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग एससीओ। तो एससीओ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने का काम हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल ही करता है। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंटल काउंसिल या फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, जिसको हम HGC कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक साल में एक बार मिलता है। ये अपने एनुअल बजट को अडॉप्ट करता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट होगा, एनुअल बजट होगा, उसको हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल HGC जो है वो अडॉप्ट करता है। डिस्कस स्ट्रेटेजी फॉर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। तो किस तरीके से मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को
को बढ़ावा देना है, किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन को डेवलप करना है, उसके ऊपर ये काम करता है, उसके लिए स्ट्रेटेजीज वगैरह रेडी करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर 2 परमानेंट बॉडीज आती हैं, तो 2 परमानेंट बॉडीज भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। पहली आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम रैट्स भी कहते हैं। तो एक परमानेंट कमेटी इसकी ये आती है, परमानेंट बॉडी ये आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें मतलब टेररिज्म को काउंटर करने की बात की जाती है, टेररिज्म को किस तरीके से टैकल करना है उसकी बात की जाती है, उसके लिए काम किया जाता है। और दूसरा इसके अंदर आता है एससीओ सेक्रेटरीट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट सेक्रेटरीट भी आता है, जो कि बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। और ये जो सेक्रेटरीट है ये सारे के सारे जो ऑफिशियल वर्क्स हैं उनको करता है, तो बाकी सारा जो देखरेख का काम होता है, जो सुपरवाइज का काम है, वो सेक्रेटरीट ही करता है। उसी के साथ साथ जब मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता हूं तो रशियन और चाइनीज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरीके से हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसका हम इवोल्यूशन, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स और उसी के साथ साथ हम उसकी कंपोजिशन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस भी हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे डिस्कस की है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।